गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फैराडे के विद्युत अपवर्तन का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। कल हमने प्रथम नियम पढ़ा था। मैं आपको रिवाइज कर दूं कि फैराडे के विद्युत अपवर्तन के नियम किस बात के लिए थे। देखिए, जब हम विद्युत अपघटनी सेलों में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर एनोड व कैथोड पर पदार्थ जमा होते हैं। कितना पदार्थ जमा हुआ, इसकी मात्रात्मक व्याख्या किसने की थी? फैराडे ने। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि पदार्थ उतना ही जमा होगा जितना आपने आवेश प्रवाहित किया है। कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। पढ़ा था आपने, M समानुपाती Q। द्वितीय नियम क्या कह रहा है वो देखिए। फैराडे के विद्युत अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या कह रहा है? फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन का कैसा नियम है? द्वितीय नियम है। मैं इसको थ्योरी में लिखूंगा। देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी बड़ी है इसके लिए कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में आवेश की समान मात्रा, पदार्थ कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में आवेश की समान मात्रा समान समय के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ? छड़, एनोड तथा कैथोड। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं उन पदार्थों के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ये इसका नियम है। देखिए, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि आपके पास भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य हैं। जैसे आपने एक बार NaCl का जलीय विलयन ले लिया, एक बार पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया, एक बार कैल्शियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया। आप भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान समय के लिए समान आवेश प्रवाहित करें। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? समान समय के लिए उनमें समान धारा आप प्रवाहित करो। किनमें? भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में। तो उनकी छड़ों पर जो पदार्थ जमा होगा, वो पदार्थ जो है वो पदार्थ जो जमा हो रहा है वो अपने तुल्यांकी भार के अनुपात में जमा होगा। अपने अपने तुल्यांकी भारों के हिसाब से वो क्या होंगे? एकत्रित होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में आवेश की समान मात्रा प्रवाहित करने पर समान समय के लिए तो पदार्थ किस हिसाब से जमा होगा, किसके अकॉर्डिंग जमा होगा? वो अपने तुल्यांकी भार के अकॉर्डिंग जमा होगा। जैसे मान लीजिए आपने NaCl लिया है। आपने क्या लिया? NaCl। तो NaCl में यदि Na का जमाव हो रहा है, Na का क्या हो रहा है? जमाव। तो वो NaCl के तुल्यांकी भार के हिसाब से क्या होगा? जमा होगा। क्लियर है? तो समान समय, समान विद्युत धारा और विलयन गैस कितने ही प्रकार के हों तो वो तुल्यांकी भार के हिसाब से छड़ों पर क्या होते हैं? जमा होते हैं। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को मैं किससे डिनोट करूंगा? स्मॉल m से। समानुपाती E। E यहां पर उस पदार्थ का क्या है? तुल्यांकी भार है।
समीकरण नंबर 1 मैंने लिखा था भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में कम से कम कितने विलयन तो लेकर चले अपन 2। तो समीकरण 1 को 2 विलयनों के लिए लिखने पर 2 विलयनों के लिए क्या करें, इसको अपन लिखें। तो M1 समानुपाती E1, M2 समानुपाती E2, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। यहां तक कोई डाउट नहीं है कि कोई पहला पदार्थ अपने तुल्यांक की भार के हिसाब से जमा होगा, दूसरा पदार्थ की मात्रा कितनी जमा होगी वो अपने तुल्यांक की भार के हिसाब से जमा होगी। देखिए मैं समानुपाती का जब साइन हटाऊंगा तो एक नियतांक लगाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता क्या, इस तरह समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से मैं ये कह सकता हूं क्या कि M1 अपॉन E1 बराबर M2 अपॉन E2 बराबर क्या लिख सकता हूं, नियतांक। क्योंकि जब मैं इसको क्या लिखूंगा, देखिए इसको कैसे लिखूंगा, मैंने ऐसे लिखा है M1 समानुपाती E1, तो M1 बराबर कोई नियतांक आया K E1, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं M1 अपॉन K1 बराबर K। तो देखिए M और बटा K का अनुपात क्या आ रहा है, नियत आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं M1 अपॉन E1 नियतांक है, M2 अपॉन E2 भी क्या है, नियतांक। उसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद यहां से मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इस समीकरण को कितना नंबर दूं मैं, 4। समीकरण नंबर कितना रख दिया मैंने, 4। तो समीकरण 4 से मैं क्या कह सकता हूं कि M1 अपॉन M2 पक्षांतर कर दिया मैंने, M2 को इधर ले आया तो बराबर हो जाएगा E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2। समीकरण नंबर 5, M1 पहले विद्युत अपघट्य की निक्षेपित मात्रा है, M2 दूसरे विद्युत अपघट्य की निक्षेपित मात्रा है, E1 पहले पदार्थ का तुल्यांकी भार है, E2 दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार है। ठीक है, यहां से मैं एक संबंध निकाल सकता हूं। संबंध क्या निकाल सकता हूं कि विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या कह रहा था, आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, कल क्लास में प्रथम नियम पढ़ा था, उसमें क्या था कि M समानुपाती W, M समानुपाती Q, M समानुपाती क्या पढ़ा था, Q पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि जमा होने वाली मात्रा आवेश के समानुपाती होती है। फिर हमने यहां W की जगह ये भी लिखा था M बराबर WIT, Q बराबर क्या लिख दिया था हमने, IT। आवेश क्या होता है, धारा गुणा समय। तो प्रथम नियम जो हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था वो क्या था, M बराबर WIT। तो मैं इस M की जगह वो समीकरण रिप्लेस कर सकता हूं, तो क्या लिखूंगा, लिख देता हूं चूंकि M क्या होता है, WIT, इसलिए ये मान यहां रखो आप, M1 है ना तो फिर ये W1 हो जाएगा, W1IT अपॉन M2 है तो W2IT। W क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और प्रत्येक पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, बराबर E1 अपॉन E2। IT कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। कोई दिक्कत थोड़ी है। समीकरण नंबर 6, जब आपसे ये पूछा जाए कि फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए, तो आपको नियम कहां तक लिखना है, देखिए ये तो इसकी थ्योरी होगी नियम की, ये इसका समीकरण हो गया,
सूत्र हो गया। मैक्सिमम आप समीकरण नंबर 5 तक इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आपसे फैराडे के विद्युत अपवर्तन का द्वितीय नियम पूछा जाता है तो। ठीक है, अब आगे की जो बातें तो अपन किसी और संबंध के लिए निकालना चाह रहे हैं। तो एक संबंध नया क्या आ गया, W1/W2 E1/E2। देखिए यहां से समीकरण नंबर 6 से, समीकरण 6 से मैं कुछ बातें निकाल सकता हूं। और क्या निकाल सकता हूं वो देखिए आप। समीकरण 6 से W समानुपाती E आया कि नहीं आया, लिख सकता हूं मैं। W समानुपाती E कहां से, समीकरण 6 से। तो जब W समानुपाती E है तो ऐसा भी तो हो सकता है E समानुपाती W, ऐसा भी तो पॉसिबल है, E समानुपाती W। तो चलिए मैं इसको लेकर चलता हूं कि W समानुपाती E समानुपाती W। तो आपके पास क्या है, E समानुपाती W। तो E समानुपाती W, समानुपाती का साइन हटाएंगे, एक नियतांक आएगा Q W। यहां Q जो है वो नियत आवेश है साहब। Q यहां पर क्या है, नियत आवेश। Q यहां पर क्या है, नियत आवेश है। और इसका फॉर्मूला यदि आपको चाहिए तो Q बराबर E/W। E क्या है, पदार्थ का तुल्यांकी भार। W क्या है, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार। तो किसी पदार्थ के तुल्यांकी भार और विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार का अनुपात जो है वो एक नियत आवेश होता है, जिसको क्या कहते हैं, एक फैराडे आवेश। जिसको क्या कहते हैं, एक फैराडे आवेश, जिसका वैल्यू जो है वो लगभग होता है 96,500 कूलम, एक फैराडे आवेश। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहां से एक परिभाषा ही बना सकता हूं कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को मैं एक E की जगह कितना रखूं, 1/1 रखूं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को निक्षेपित करने के लिए आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है, आवेश की आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है, 1 फैराडे। क्लियर है। तो ये थोड़ा डिटेल से हमने पढ़ा है फैराडे के विद्युत अपवर्तन का द्वितीय नियम। मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। यहां तक मैंने आपको पढ़ लिया था भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विषय में आवेश की समान मात्रा समान समय के लिए प्रवाहित करने पर भिन्न भिन्न क्षणों पर जो पदार्थ जमा होता है वो अपने तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है। तो M समानुपाती E, भिन्न भिन्न के लिए हम कम से कम 2 के लिए तो लिखें, तो M1 समानुपाती E1, M2 समानुपाती E2। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैंने समझ निकाल लिया ये वाला, ठीक है। तो इसको पक्षांतर किया, M1/M2 E1/E2। चूंकि M1 बराबर क्या होता है, WIT, कहां से, फैराडे के विद्युत अपवर्तन के प्रथम नियम से। तो मैंने इसकी जगह वैल्यू रख दी, IT साइड से कट गया तो रह क्या गया, W1/W2 E1/E2। देखिए यहां से क्या समझ निकाल सकता हूं, W समानुपाती E, तो E समानुपाती भी W हो सकता है। तो यहां से मैंने ये संबंध उठा लिया, कौन सा, E समानुपाती W। क्लियर है। E समानुपाती W मैंने जो उठाया है, तो समानुपाती का साइन हटाया, मैंने क्या लगाया, नियतांक Q। Q क्या है, नियतांक है, जिसको मैं नियत आवेश भी कह सकता हूं। इसका मैंने फॉर्मूला लगाया है, तो Q बराबर E/W। E क्या है, पदार्थ का तुल्यांकी भार। W क्या है, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार। और E और W की वैल्यू यदि कितनी रखूं मैं, एक रखूं, तो Q का आंसर कितना आएगा, 1, और वो आएगा 1 फैराडे। तो मैं कह सकता हूं कि 1 फैराडे आवेश की आपसे कोई परिभाषा पूछे तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, 1 फैराडे कहलाती है। और उसका जो मान है वो कितना होता है, 96,500 कूलम लगभग। वैसे तो 487 के आसपास होता है, पर राउंड फिगर में अपने कितना मानते हैं, 96,500। ओके, ये जो 1 फैराडे आवेश होता है, 1 फैराडे आवेश जो मैंने लिखा है, देखिए इसकी कैलकुलेशन एक तरीके से और से भी हो सकती है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो एक और तरीके से हो सकती है।
देखिए मैंने लिखा है एक फैराडे आवेश और वो लिखा है समथिंग 96,500 कूलम। एक फैराडे आवेश कितने के बराबर होता है? 96,500 कूलम आवेश के बराबर, राउंड फिगर में। एक फैराडे आवेश जो है वो किसके बराबर होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान एक फैराडे आवेश के बराबर होता है साहब। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान एक फैराडे आवेश के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे याद रखें, एक फैराडे आवेश कितना होता है? लगभग 96,500 कूलम। वो कितना होता है उसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, क्या कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश निकालते हो तो उसकी वैल्यू एक फैराडे आवेश के बराबर ही आती है। कैसे? कितने पर आवेश बोला मैंने? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर। कितने पर बोला है? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर मैंने आवेश का मान बोला है। तो देखिए आपको पता है चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश होता है कितने इलेक्ट्रॉन पर? एक इलेक्ट्रॉन पर। हमें कितने पर निकालना है? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर। एक मोल का मतलब, एक मोल में कितनी संख्या होती है? अवोगाद्रो संख्या होती है। तो एक से गुणा कर दीजिए इसको अवोगाद्रो संख्या से, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। जब आप दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे तो लगभग वो वैल्यू किसके बराबर आएगी? 96,500 कूलम के बराबर आएगी। तो जो एक फैराडे आवेश होता है वो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। ये था जो हमने पढ़ा था कि विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि पढ़ी थी कल। आज हमने विद्युत अपघटन की क्रिया में छड़ों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा कैसे निकाल सकते हैं वो उसके लिए हमने फैराडे के 2 नियम पढ़े हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता। विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता। विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता। आपने देखिए फिजिक्स में पढ़ा होगा ओम का नियम। विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता के लिए हम कुछ परिभाषाएं डिस्कस करेंगे। परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी परिभाषाएं, उनके सूत्र, उनके मात्रक, और बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से भी ये परिभाषाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पर न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता में देखिए आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम धात्विक चालकों पर और विद्युत अपघटनी चालक पर, दोनों तो पर समान रूप से क्या होता है? लागू होता है। अब इसमें मेन बात ये आती है कि ओम का नियम होता क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक के लिए पढ़ लें 1 नंबर, कैपिटल ए ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कह रहा है कि किसी चालक में के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में उत्पन्न प्रतिरोध का जो अनुपात है वो क्या होता है? चालक में प्रवाहित धारा के बराबर होता है। और इसको अपन सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं? देखिए मैं इसको कह सकता हूं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा को मैं किससे डिनोट करूंगा? आई से। किसी चालक में प्रवाहित धारा आई, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर
चालक के सिरों पर, एंड्स पर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर कौन, V। किसी चालक में प्रवाहित धारा I जो है वो क्या है, वो उस चालक के सिरों पर, दो एंड होते हैं चालक के, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा चालक में उत्पन्न प्रतिरोध क्या, R के, प्रतिरोध R का अनुपात होती है। मतलब जो धारा है I बराबर वो होता है V अपॉन R, V अपॉन R। कह सकता हूं जो धारा है वो होती है विभवांतर बटा प्रतिरोध, विभवांतर बटा प्रतिरोध। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, आप याद रख सकते हैं, V बराबर IR, V बराबर है IR। तो ओम का नियम क्या कह रहा है कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा जो है I, वो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और चालक में उत्पन्न प्रतिरोध का क्या होती है, अनुपात होती है। तो I बराबर क्या हो गया, V बटा R। V क्या है, चालक में उत्पन्न विभवांतर है। धारा किसका परिणाम होती है, विभवांतर का। V विभवांतर है, R रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, I धारा है। तो मैं क्या कहता हूं, V बराबर IR भी इसको कह सकता हूं। तो ये था हमारा ओम का नियम, आपको मैंने बेसिक के लिए बताया है। इसमें सेकंड नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं चालकत्व, जिसको नॉर्मली अपन चालकता भी बोलते हैं कई बार, लेकिन सही शब्द आप चालकत्व यूज करेंगे। कैपिटल B डेफिनेशन जो है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली। चालकत्व ऑब्लिक क्या भी कह सकता हूं, चालकता, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, C से, कंडक्टेंस जिसको मैं अपन बोलूंगा। तो चालकता या चालकत्व, ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, चालक के प्रतिरोध का, चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो चालकत्व कहलाता है। साहब, चालक के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो क्या कहलाएगा, चालकत्व कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, प्रतिरोध का विपरीत। तो मैं क्या कहूंगा, C क्या हो जाएगा मेरे पास, C क्या है, चालकत्व है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, 1/R, 1/R। मतलब क्या हुआ, चालकत्व बराबर 1 अपॉन प्रतिरोध। इसका उल्टा भी हो सकता है, R बराबर 1 अपॉन C, ऐसा भी तो कह सकता हूं। प्रतिरोध बराबर 1 अपॉन चालकत्व, ये भी कह सकता हूं। तो परिभाषा क्या हो गई कि किसी चालक के प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का जो अपोजिट है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C बराबर 1 अपॉन R, या R बराबर 1 अपॉन C भी कह सकता हूं। चालकत्व बराबर 1 अपॉन प्रतिरोध। ओके, बात करें इनके मात्रक की, बात क्या करेंगे, मात्रक की, यूनिट की। यूनिट की बात करूं मैं तो देखिए C बराबर, फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन R। फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन R। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये हो जाएगा 1/ओम। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, एक तो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स 1, ठीक है। ओम को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, तो ओम इनवर्स, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी
1/r है, r का मात्रक क्या होता है ओम, तो c का क्या हो जाएगा 1/ओम, तो ओम इनवर्स। अच्छा ओम को अपन उल्टा भी लिख सकते हैं हिंदी में भी भाई, ओम इनवर्स का मतलब क्या है महो, ओम इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा महो। अब इनवर्स नहीं लगाएंगे अपन, अब क्या नहीं लगाएंगे, इनवर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ओम का इनवर्स ही क्या है महो है, तो महो। इंग्लिश में भी अपन उल्टा कर सकते हैं, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए चालकता का जो एसआई मात्रक है, चालकता का जो क्या है एसआई मात्रक, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और वो होता है सीमेन, जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, सीमेन, SIEMEN। चालकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है सीमेन या साइमन, जिसका प्रतीक क्या हो जाएगा एस। ओके, ये वाले वैसे व्युत्पन्न मात्रक है, ये इसका क्या है एसआई मात्रक। इसके बाद कैपिटल सी डेफिनेशन मेरे पास है, ये तो था चालकत्व। अब है हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको मैं प्रतिरोधकता भी कह सकता हूं, इसको मैं क्या कह सकता हूं प्रतिरोधकता। कैपिटल सी विशिष्ट प्रतिरोध, ऑब्लिक प्रतिरोधकता, जिसका मात्रक प्रतीक क्या होगा रो, जिसको क्या बोलेंगे रो। ठीक है, रो, थोड़ा सा पी को झुका करके लिखना है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। देखिए मैं यहां बात डिस्कस कर रहा हूं कि किसी चालक तार का जो क्या है प्रतिरोध है, किसी चालक तार का प्रतिरोध का मतलब आर, वो तार की लंबाई एल के समानुपाती, चालक तार का प्रतिरोध R जो है, किसी तार का प्रतिरोध R किस पर डिपेंड करता है, उस तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये चालक तार है, ये चालक क्या है तार, तो इसका जो प्रतिरोध है वो किस बात पर निर्भर करेगा, इस चालक तार की लंबाई L पर निर्भर करेगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है। वो क्या है, इसको आप सीधा ऐसे कीजिए, ये जो एरिया है ये वाला, ये जो सरफेस है ये क्या कहलाती है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है R, वो तार की लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल स्मॉल a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं क्या कहूंगा, R समानुपाती L समीकरण नंबर 1, किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है और तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों को मिलाइए आप, समीकरण 1 और 2 से मैं क्या सेंस निकाल सकता हूं, सेंस ये निकाल सकता हूं कि R बराबर R समानुपाती L/A, समीकरण नंबर 3। समानुपाती का मैं साइन हटाऊंगा तो नियतांक लगाऊंगा, R बराबर रो L/A, समीकरण नंबर 4। यहां जो रो है वो एक क्या है नियतांक है साहब, जिसे ही क्या कहते हैं प्रतिरोधकता, जिसे क्या कहते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं। तो हमें परिभाषा R की नहीं पढ़नी थी, हमें किसकी परिभाषा चाहिए थी, प्रतिरोधकता बोलो चाहे विशिष्ट प्रतिरोध बोलो, इसकी परिभाषा चाहिए थी हमें। तो इसके लिए हमने विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकालने के लिए हमने एक संबंध क्या यूज किया कि तार का जो प्रतिरोध R होता है वो लंबाई L के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है
दोनों को मिलाया, संबंध क्या आया, ये वाला समानुपाती का जब साइन हटाएंगे तो नियतांक लाएंगे, जिसको अपन क्या कहेंगे, रो। एक्चुअली ये रो ही क्या है बताओ हमारे पास, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, हमें फॉर्मूला चाहिए रो का। तो यहां से रो का फॉर्मूला क्या होगा सर, रो बराबर आर ए बटा एल, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 5, ये वाला हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला। देखिए आर क्या है, प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, थोड़ा सा ही फर्क है। आर प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है। तो मैं इसकी परिभाषा चाहता हूं, किसकी परिभाषा चाहता हूं, रो की। तो मैं क्या करूंगा, ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल बराबर 1 सेंटीमीटर, मीटर भी ले सकते हैं आप। यदि कोई तार है आपके पास, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा ना, वही उस तार का क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। ये दोनों वैल्यू आप रखो तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आप जब इसमें रखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, रो बराबर आर। आया कि नहीं आया, समीकरण नंबर 6। तो मैं क्या कह सकता हूं कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों बराबर हो जाते हैं। कब बराबर हो जाते हैं, जब तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो, तो उस तार का प्रतिरोध ही उस तार का क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ओके, तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा यहां से लेंगे, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध उस तार का क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहां से अपन मात्रक भी निकाल सकते हैं। कैसा मात्रक आएगा, देखिए आर का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, एक क्षेत्रफल है, एल मीटर है, तो कुछ भी लीजिए आप, ऊपर मीटर स्क्वायर लेंगे क्षेत्रफल में, तो नीचे एल का क्या लेंगे, मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। तो इस तरह हमने आज ओम का नियम, चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। ये दोनों परिभाषाएं जो हैं वो आगे की परिभाषाओं के लिए कनेक्शन का काम करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।